वर्ग नवम एवं दसम के कुछ छात्र छात्राओं के द्वारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित कुछ सवाल व्हाट्सएप पर भेजे गए। नवम वर्ग के भी छात्र उत्सुक दिख रहे हैं, उनके द्वारा भी कुछ सवाल भेजे गए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ऐसे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नवम वर्ग वाले को पहले ही प्रॉपर क्लास में बता दिया जा चुका है, वे लोग बनाए भी हैं। जहां से समस्या उत्पन्न हो रही है वे लोग पूछ रहे हैं। दसम वर्ग के छात्राओं को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित अभी कोई जानकारी नहीं दी गई थी, उनके द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगा कि आज का यह जो वीडियो आपको दिया जा रहा है यह वर्ग नवम एवं दसम दोनों के लिए उपयोगी। बेसिकली दसम वर्ग के छात्र छात्राओं को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है, जिसे आपने नवम वर्ग में पहले ही जाना है, फिर से एक बार जब तक आप उसे रिमाइंड नहीं करेंगे आप बनाना शुरू नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके लिए भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, दसम वर्ग के छात्रों के लिए भी। और नवम वर्ग के जो छात्र हैं उन्हें तो सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन की जरूरत है, मात्र एक चैप्टर बनाना है। और दसम वर्ग के छात्रों को तो इससे संबंधित जो मतलब डिस्टेंस फार्मूला, ये पहला इंट्रोडक्शन से रिलेटेड एक चैप्टर रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वह प्रश्न है, उसमें दिए गए हैं। और फिर सेकेंड चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूला रहेगा। फिर थर्ड चैप्टर में रेशियो डिटर्मिनेशन से रिलेटेड प्रश्न होंगे और उसमें सेक्शन फार्मूला के आधार पर प्रश्न बनेगा। और फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल की जानकारी जब हो जाएगी तो उससे अंतिम चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन जाएगा। तो मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। नवम वर्ग के छात्रों को भी पहला चैप्टर बनाने में सहूलियत हो जाएगा और पूरा चैप्टर स्वाभाविक रूप से अपने आप बन जाएगा, आप खुद बना सकते हैं। जो जो प्रश्न आप बीच में पूछ रहे हैं आप उसको अच्छी तरह जानेंगे तो खुद से बनाने में सक्षम हो जाएंगे। और फिर दसम वर्ग के छात्रों को भी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो आसानी से उन्हें बनाने में सहूलियत होगी। इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपको जानना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आप यह जाने कि यह है ज्योमेट्री, लेकिन कैसा ज्योमेट्री, किस प्रकार की ज्योमेट्री? नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति। तो सबसे पहला वर्ड तो इसमें नियामक है और तब ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री के बारे में आप लोग जानते हैं या फिर और आवश्यक जानकारी दी जाएगी। तो नियामक ये निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला टर्म जो है वो नियामक यानी निर्देशांक है। क्या
ये दो स्वतंत्र चर है। दो स्वतंत्र चर, एक को भुज दूसरे को कोटि कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आप यह जानना कि दो स्वतंत्र चर की आवश्यकता क्यों पड़ी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाए जाने की जरूरत क्यों पड़ी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारे लाइफ में कहाँ यूज है। तो आप यह जानते हैं कि ज्यामिति के समस्या को जब निर्देशांक की सहायता से ज्योमेट्रिकली जो प्रॉब्लम होगा उसको ऑर्डिनेट पॉइंट की सहायता से हम अलजेब्रिकल टर्म से सॉल्व करते हैं। ज्यामितीय समस्या को नियामक की सहायता से बीजगणितीय हल गणित की जिस शाखा में प्राप्त किया जाता है नियामक ज्यामिति कहलाता है। नियामक ज्यामिति कहलाता है। नियामक या निर्देशांक इसका एक कार्तिक क्रम होता है। कार्टेशियन ऑर्डर होता है। कार्तिक क्रम जैसे ए बी एक युग्म है, वस्तुओं का युग्म या संख्याओं का युग्म। संख्या का युग्म 3, 4, 8, -9 कोई भी युग्म लिखते हैं। ये संख्या वास्तविक संख्या होनी चाहिए और एक निश्चित क्रम में लिखा हुआ होना चाहिए। एक निश्चित क्रम में जब दो वस्तुओं को या दो वास्तविक संख्याओं को युग्म के रूप में लिखा जाता है तो उसे कार्तिक क्रम कहते हैं। और कार्तिक क्रम में जो संख्याएं लिखी जा रही है वही नियामक है, वही निर्देशांक है। कार्तिक क्रम जो वर्ड आया है वह रेने दकार्ते के सम्मान में यह वर्ड आया। कार्टेशियन ऑर्डर 1637 ईस्वी में एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, फ्रांस के गणितज्ञ रेने दकार्ते। इन्होंने ही नियामक ज्यामिति की जानकारी दी थी। रेने दकार्ते कार्टेशियन, यही कार्तिक तल
इन्हीं के नाम का अंतिम शब्द जो है जोड़ा गया, जो कार्तिक क्रम के रूप में जाना जाता है। कार्तिक क्रम का अर्थ ही है दो वस्तुओं का युग्म या दो वास्तविक संख्याओं का युग्म जो एक निश्चित क्रम में लिखा गया। ये कार्तिक क्रम कभी ऐसा नहीं होता कि ए और बी इज इक्वल टू बी ए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये उल्टा नहीं, ये ऐसा होगा, इज नॉट इक्वल टू बी ए। अपने अपने जगह पर दोनों अलग अलग सही हो सकता है, लेकिन इसके सापेक्ष ये लिखेंगे तो गलत होगा। यानी 3 4 एक कार्तिक क्रम है, 4 3 भी एक कार्तिक क्रम है, लेकिन 3 4 और 4 3 दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर अलग अलग है। इस ऑर्डर के अनुसार ये कार्तिक तल है, इस ऑर्डर के अनुसार यह भी कार्तिक तल है। दोनों का पोजीशन अलग अलग है, इसके भुज कोटि और इसके भुज कोटि अलग है। पहले भुज कोटि आपको समझना नहीं है, भुज कोटि अभी इसके तुरंत बाद बताएंगे। तो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जानते क्या है, तो समस्या कैसी होती है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम होता है, समस्या होती है ज्यामितीय समस्या, इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक ज्यामिति इसका नाम पड़ा। तो ज्यामितीय समस्या का बीजगणितीय समाधान, ज्यामितीय समस्या का बीजगणितीय समाधान हम कार्तिक क्रम के आधार पर या नियामक के आधार पर या निर्देशांक के आधार पर जो प्राप्त करते हैं उसी को नियामक ज्यामिति के नाम से जाना जाता है। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम का अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑन द बेस ऑफ ऑर्डिनेटिंग पॉइंट, इसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जाना गया। अब इसमें ऑर्डिनेटिंग पॉइंट क्या है, नियामक क्या है, तो शब्द का अर्थ है नियम और अप, निर्देश और अंक, निर्देश के अंक, रिफरेंस पॉइंट, समतल पर प्लेन, चाहे वो जमीन पर प्लेन की चर्चा हो या आपके कॉपी पर प्लेन की चर्चा हो या इस बोर्ड पर प्लेन की चर्चा हो, किसी भी प्लेन पर हम किसी भी स्थान को निर्धारित करना चाहते हैं तो निर्धारित करने के लिए 2 रिफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, 2 निर्देश बिंदु की जरूरत होती है। बिना निर्देश बिंदु के समतल पर किसी भी स्थान को हम सही तरीके से नहीं बता सकते। यदि हम मान लें कि पूरी पृथ्वी एक समतल है और आपका सोलो एक स्थान है, तो पृथ्वी पर सोनो कहां है इसको इंडिकेट करने के लिए आपको रिफरेंस पॉइंट की जरूरत होगी, और वह रिफरेंस पॉइंट जो होगा वो इंडिया के रूप में हो, दिल्ली के रूप में हो, पटना के रूप में हो, कोई वेल नोन पोजीशन होगा। वेल नोन पोजीशन से अननोन पोजीशन की ओर हम जो बढ़ते हैं, यह निर्देश का तरीका है। हम किसी भी बिंदु की चर्चा करते हैं तो उसमें एक निर्देश बिंदु की जो जरूरत होगी, समतल पर जो निर्देश की जरूरत होती है वह मूल बिंदु होता है। कोई समतल है, किसी भी स्थान पर कोई समतल है, उस समतल पर हम एक सरल रेखा खींचते हैं। किसी समतल पर कोई सरल रेखा हमने खींचा
तो वह सरल रेखा उस समतल को दो भागों में विभक्त कर दिया। जैसे इस सरल रेखा के द्वारा यह बोर्ड हमारा समतल है। यहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब अभी आपको कॉपी बोर्ड से रिलेटेड समतल प्लेन के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन प्लेन आप जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं इसका जो उपयोग होगा, जो तकनीकी आधार पर जो इसका उपयोग टेक्नोलॉजी में जहां किया जाएगा, वहां वह समतल आप ये पूरी धरती समतल हो सकता है, कोई भी स्थान समतल के रूप में इंडिकेट होगा और उस रूप में उसको जानने की जरूरत होगी, जिसको निर्देश फ्रेम के रूप में जाना जाएगा। तो यहां यह एक समतल है। कल्पना किया जा रहा है कि यही पूरी पृथ्वी का समतल है, यह पूरे भारत का समतल है, यह पूरे जमुई जिला का समतल क्षेत्र है, यह सोनो का समतल है, यह हमारे बोर्ड का समतल है, यह आपके कॉपी का समतल है। इस समतल पर हम एक रेखा खींचते हैं। रेखा जैसे ही खींचते हैं, इस समतल का एक अपर पार्ट हो गया और एक लोअर पार्ट हो गया। अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। यह रेखा क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल लाइन अपर पार्ट और लोअर पार्ट को दिया, और यदि समतल पर हम रेखा ऐसे खींचते हैं तो ये वर्टिकल लाइन है। यह वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा, यह जो खड़ी लाइन है, यह खड़ी लाइन इस समतल को दो भाग में बांटा, एक लेफ्ट और एक राइट, दो भाग में बांट दिया। अपर पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लोअर पार्ट हमेशा नेगेटिव होगा, लेफ्ट पार्ट हमेशा नेगेटिव होगा, राइट पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। ये आप पहले से भी जानते हैं। संख्या पद्धति की जरूरत इसमें नहीं भी हो सकती है। आप सिंपली इसको ये समझ लें, अपर धनात्मक, लोअर ऋणात्मक, और फिर राइट में हम आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट में हम पीछे आते हैं, इसलिए ये माइनस है, ये प्लस है, फिर ये प्लस है और ये माइनस है। ये जो लाइन है, इस लाइन को हम अक्ष कहते हैं, और यह जो लाइन है इसको भी हम अक्ष कहते हैं, यानी अक्ष एक्सिस, फिर ये अक्ष अर्थात एक्सिस। एक्सिस का फंक्शन क्या है कि प्लेन को दो भाग में बांट देगा, किसी भी प्लेन को डिवाइड कर देगा, किसी भी प्लेन को दो सेक्शन में बांट देगा, उसी को अक्ष के रूप में जाना जाता है। तो अक्ष वह रेखा है जो किसी समतल को दो भागों में बांटती है। वह दोनों विभक्त भाग बराबर होगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहां ये लाइन, यहां भी हम लाइन दे सकते हैं, ये अपर है और ये लोअर में बहुत सा एरिया कवर हो रहा है, अपर में बहुत कम है, तब भी ये अक्ष है। तो ज्यादा बांटेगा, बराबर बांटेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्सिस की परिभाषा आपको याद रखने की जरूरत है। अक्ष क्या है? तो अक्ष वह रेखा है, वह सरल रेखा है जो किसी समतल को दो भागों में विभक्त करती है। ये एक्सिस की परिभाषा आपको जानना है। और जब अक्ष क्या है आप जान गए, तो अक्ष जान गए, एक्सिस जान गए। एक्सिस is a straight line which
डिवाइड्स ए प्लेन इनटू टू पार्ट। प्लेन को डिवाइड करता है टू पार्ट में। उस स्ट्रेट लाइन को एक्सिस कहा गया। अब यह एक्सिस दो तरह का होगा, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। एक्स अक्ष कौन होगा? ये जो क्षैतिज है, और वाई अक्ष कौन होगा? जो उदग्र है। तो वह रेखा जो क्षैतिज तक खींची गई हो और किसी समतल को ऊपर और नीचे दो भागों में बांटती हो, तो किसी समतल पर क्षैतिजता खींची गई सरल रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और उदग्रतः वर्टिकली खींची गई सरल रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष की परिभाषा आपको निश्चित रूप से याद रखने की जरूरत है। अक्ष क्या है ये क्लियर हो गया। अब क्षैतिजतः जो खींची गई रेखा है वो एक्स अक्ष है। क्षैतिजतः और यह जो है वो उदग्रतः खींची गई रेखा। क्षैतिज रूप में यह रेखा है और ये उदग्र रूप में खींची गई रेखा है। अब इन दोनों रेखाओं को यदि एक ही जगह खींची जाए और दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तब एक बिंदु प्राप्त होता है। इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और यह एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष में एक्स अक्ष और वाई अक्ष से यहां जो पॉइंट है 0 0, पहले दोनों एक दूसरे को काटती है, इसको हम ओ से सूचित करते हैं। वो मूल बिंदु है। उस मूल बिंदु को हम किसी भी पॉइंट से सूचित कर सकते हैं। इसके जो नियामक हैं वो 0 0। अब फिर आ गई नियामक की बात। तो वो नियामक है क्या? नियामक किसे कहते हैं या निर्देशांक किसे कहते हैं? निर्देश का वह अंक, यानी वह स्वतंत्र चर जो किसी बिंदु को बताने में मदद करता है। किसी बिंदु की स्थिति समतल पर किसी बिंदु की स्थिति बताने वाला दो स्वतंत्र चर नियामक कहलाता है। यानी फ्री वेरिएबल है, उसको ऑर्डिनेट पॉइंट के रूप में जाना जा रहा है। यह ऑर्डिनेट पॉइंट हमेशा मूल बिंदु से दिए गए बिंदु की स्थिति को जोड़ने का काम करता है, समन्वय का काम करता है, एक संयोजक का काम करता है। बिंदु जब हम O को निर्धारित कर देते हैं तो वह बताने लगता है कि मूल बिंदु से O की दूरी कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है इसलिए 0। किसी भी बिंदु समतल पर कोई भी बिंदु है, उसकी स्थिति को प्रदर्शित करना है। ये पूरा बोर्ड समतल हो गया। अब इसमें किसी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करना है। यहां एक बिंदु है, वह बिंदु A है, वह प्लेस A है।
वह स्थान ए है, वह जगह ए है। हम कॉपी पर तो बिंदु के रूप में उसको इंडिकेट कर देंगे, एक झंडा यहाँ गाड़ दिया गया है, एक पोजीशन लोकेट किया गया है, या तो फिर एक स्थान को वो बता रहा है कि ए झाझा है, सोनू है, जमुई है, कोई भी पोजीशन को बता रहा है। अब इसके स्थान को निर्धारित करना है कि ये कहाँ है। तो हम यहां मान लिए ए सपोज दैट ये, अब ये कहां है इसको बताया जाएगा। और ए कहां है, एक प्लेन पर है, लेकिन इस प्लेन पर कहां है, हम सीधे कहेंगे कि ए समतल पर है। तो समतल पर किस जगह है? सोनो पृथ्वी पर है, तो कहां है? तो कहां है जो बताएगा वही ऑर्डिनेट पॉइंट होगा। अब वह ऑर्डिनेट पॉइंट जो निर्धारित किया जाता है वो किसके आधार पर? तो हम पहले मूल बिंदु इंडिकेट करेंगे। मूल बिंदु इंडिकेट कर दिए। अब एक्स अक्ष पर यहां पहुंचना है हमको। हम इस पद्धति से पहुंच रहे हैं, यहां पहुंच रहे हैं, और यहां से फिर हम यहां आते हैं। तो इस दिशा में हम जो चले वो एक्स अक्ष की दिशा में चल रहे हैं, इसलिए इसको स्मॉल एक्स कहते हैं। फिर हम यहां से y की दिशा में चलते हैं, इधर y की दिशा में चलते हैं, इसलिए इस पॉइंट का नाम XY होगा। XY के रूप में A को जब निर्देशित किया जा रहा है तो A के लिए X और Y निर्देशांक कहलाए, नियामक कहलाए, वही कार्तिक बिंदु कहलाए। तो XY को हम यहां नियामक या इसी को निर्देशांक और इसी को कार्तिक बिंदु कहेंगे। ये सब अथवा है। तो इसी की परिभाषा यहां दी गई है कि समतल पर किसी बिंदु, समतल पर एक बिंदु ए है, उसकी स्थिति को बताने वाला दो स्वतंत्र चर, तो ये दो स्वतंत्र चर के रूप में नियामक है। ये एक्स वाई क्या है? दो स्वतंत्र चर है। उसी दो स्वतंत्र चर को नियामक कहते हैं। तो ये नियामक के रूप में एक्स वाई हो गया। यहां एक्स जो है इसको, इस एक्स को, इसको भुज कहा गया, और ये वाई जो है इसको कोटि कहा गया। एक्सिस एंड ऑर्डिनेट। एक्स अक्ष पर जो दूरी होती है वो भुज, और वाई अक्ष पर जो दूरी होती है वो कोटि कहलाती है। अब इसी के आधार पर यहां समझना है कि ये मूल बिंदु से एक पार्ट इधर हो गया, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, यानी चार भाग में बांट दिया गया। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, प्रथम पाद, और इसका दूसरा नाम चतुर्थांश। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट यह है। अब इस क्वाड्रेंट में यहां भी फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। यहां का जो क्वाड्रेंट है वो किन दो रेखाओं से निर्मित है? तो एक इस रेखा से और एक इस रेखा से।
ओ एक्स से फिर ओ वाई से। ओ एक्स धनात्मक है और ओ वाई भी धनात्मक है। दो धनात्मक बिंदुओं के द्वारा यह संपोषित है, इसलिए इसका कोई भी पॉइंट एक्स भुज के रूप में प्लस तो कोटि के रूप में भी प्लस, यानी यहां जो भी भुज होगा वो प्लस होगा और कोटि जो होगी वो भी प्लस होगी। यानी ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट का भुज भी प्लस में और कोटि भी प्लस में। भुज एक्स अक्ष पर दूरी, कोटि वाई अक्ष पर दूरी। सेकेंड पार्ट जो बना हुआ है वो कवरेज है ओ एक्स डैश से और ओ वाई से, यानी इन दोनों लाइन से कवर किया गया, निर्मित है इस लाइन से और इस लाइन से। तो इस लाइन का इधर का जो वैल्यूज है ये माइनस है और ये ऊपर है इसलिए प्लस है। अभी हमने बताया ऊपर ऑलवेज प्लस, नीचे माइनस। इस दिशा में जो हम जाएंगे, इस दिशा में जो जाएंगे वो प्लस रहेगा, इस दिशा में जो आएंगे वो माइनस रहेगा। ये बना है किससे? इससे और इससे। तो इसके लिए भुज माइनस में और इसके लिए कोटि प्लस। फिर ये बना है थर्ड क्वाड्रेंट जो है, अभी हमने जो बताया था इसमें इधर सब प्लस है और फिर यहां माइनस लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। इस क्वाड्रेंट के निर्माण में यहां जो बना है वो इससे और इससे बना है। ये लाइन माइनस है, ये लाइन प्लस है, इसलिए ये माइनस प्लस हुआ। लेकिन जब हम सिर्फ एक्स अक्ष की चर्चा करेंगे और इस डायरेक्शन की बात करेंगे, ये डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव है। यानी लोअर पार्ट, ये अपर पार्ट है वो हमेशा प्लस होगा और लोअर पार्ट जो होगा वो हमेशा माइनस होगा। फिर जब हम ऐसे बांटने लगेंगे, इधर का सब माइनस होने लगेगा और इधर का सब प्लस होने लगेगा, वो अभी हम बताएंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट जो बन रहा है वो इधर से इससे और इससे बन रहा है